तुषार का टब डाला मुंबई हुआ तो रसीमा ये सोचकर खुश हो उठी कि चलो इस बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। तुषार ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली जाकर पत्नी बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरे महीने निकल गए। धीरे धीरे डनपटी को महंगाई का एकाकीपन खलाने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग न होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफी मकसद के बाद उन्हें त्रिशैमल पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरमेंट में उन्होंने रसोई बैठाने का स्थान बना लिया था। रश्मि ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुडिया झोपड़ी ही दिखाई देती है। तुषार रश्मि को चिढ़ाता था, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे मजदूर झुडिया झोपड़ी में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो रश्मि नाक सिकोड़ती। घर की साफ सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो रश्मि को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। रश्मि के लिए गर्भ अवस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग सब्जी खरीदना, दूध लाना, 3 वर्ष के गोलू को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके तुषार की पसंद का भोजन बनाना अब रश्मि के बस में नहीं था। तुषार भी रात को अक्सर देर से लौटता था। तुषार ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी अस्थमा जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। तुषार ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर रश्मि को कोई पसंद नहीं आई। तुषार ने अखबार में विज्ञापन दे दी, फिर कई काम वाली बाई आई और चली भी गई। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाजा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है, मैं ही हूँ। तुषार रश्मि दोनों ही उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहनी हुई थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसीलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। रश्मि बोली, बीबी जी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने प्रतिमाह 3000 रुपए वेतन मांग, पर थोड़ी नानुकर के बाद वो 2500 रुपए पर तैयार हो गई और उसी दिन से वो काम में जुट गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कड़ी चावल बनाई और गोलू की मालिश करके उसे नहलाया। तुषार रश्मि दोनों ही लक्ष्मी के काम से बेहद प्रभावित हो गए। यानी उन्होंने लक्ष्मी से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। लक्ष्मी शाम को जब चली गई तो डनपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। तुषार रश्मि अस्वस्थ होते चले गए, जैसे लक्ष्मी उनकी माँ हो। दोनों उसका सम्मान करने लगे। लक्ष्मी परिवार के सदस्य की भंटी रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, गोलू को रिक्शे तक छोड़कर आना, तुषार को 9 बजे तक नाश्ता लंच बॉक्स तैयार करके देना, रश्मि को फलों का रस निकाल कर देना। यह सब कार्य लक्ष्मी हवा की भंटी फुर्ती से करती रहती थी। लक्ष्मी बाई कमाल का भोजन बना जाती थी। रश्मि ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भंटी भंटी के अचार चटनियाँ बनाना सीखी। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है, एक दिन मजाक में रश्मि ने पूछा था। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। रश्मि मुस्कुराती मन में सोचती रही कि उसे तो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए रश्मि को अस्पताल में दाखिल करवाया गया तो लक्ष्मी रात को अस्पताल में रहने लगी। तुषार और अधिक अस्वस्थ हो गया। उसने माँ को फोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो,
यहाँ लक्ष्मी ने सब संभाल लिया है। रश्मि को बेटी पैदा हुई है। तीसरे दिन रश्मि नन्ही सी गुड़िया लेकर घर लौटी। लक्ष्मी ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर रश्मि को पिलाया। लक्ष्मी अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी, कृतज्ञ हो। रश्मि बोली, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो कर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। तुषार ने भी लक्ष्मी की खूब प्रशंसा की। एक शाम तुषार रश्मि बच्चे को लेकर डॉक्टर को दिखाने गए तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण डनपटी को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अबक्का रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला। आसपास नजर दौड़ाकर लक्ष्मी को तलाश करने लगे। चिंता की बात ये थी कि लक्ष्मी गोलू को भी अपने साथ ले गई थी। तुषार रश्मि के मन में लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। रश्मि बोली, ये लक्ष्मी भी अजीब नौकरानी है, एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता, गोलू को क्यों ले गई। बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं लक्ष्मी का घर किस प्रकार का होगा, गोलू चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के बाद जब सुबह होने पर भी लक्ष्मी अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो रश्मि रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोर कर ले गई, पता नहीं मेरा गोलू किस हाल में होगा। तुषार को भी यही लगने लगा था कि लक्ष्मी ने जानबूझकर गोलू को अपहरण कर लिया है। नौकरों को क्या विश्वास, बच्चों को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करे। लक्ष्मी के प्रति शक बढ़ने लगा। कारण ये भी था कि वो प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। रश्मि के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग तुषार को पुलिस को सूचना देने की सलाह देने लगे। तुषार को भी यही उचित लगा। वो गोलू की तस्वीर लेकर पुलिस थाना जा पहुंचा। लक्ष्मी के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाकर वो लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और रश्मि से पूछताछ करने लगे। रश्मि रो रो कर लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उगली जा रही थी। पुलिस वाले तुषार रश्मि का ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने लक्ष्मी का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, ना उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त ये सावधानियां आवश्यक हुआ करती है। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के समान है। अब ये सब हो ही रहा था कि अकस्मात लक्ष्मी आ गई। सब भयचक से रह गए। हमारा गोलू कहाँ है? तुषार रश्मि एक साथ बोले। लक्ष्मी की रंगटे उड़ी हुई थी जैसे रात भर सो ना पाई हो। फिर लोगों की भीड़ पुलिस वाले को देखकर वो हक्की बक्की सी रह गई थी। बताती क्यों नहीं, कहाँ है इनका बेटा? तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले लक्ष्मी को डांटने लगे। अस्पताल में लक्ष्मी रोने लगी। अस्पताल में तुषार के मुंह से निकला, हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो गोलू सीढ़ियों से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्कुट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है, आपने पुलिस बुलाई? मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। लक्ष्मी रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन कर लगा, आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं गोलू को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने। लक्ष्मी अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुषार रश्मि लक्ष्मी के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। तुषार, लक्ष्मी, कुछ पड़ोसी पुलिस वाले लक्ष्मी के साथ अस्पताल पहुँचे। वहाँ गोलू को देख डनपटी को राहत मिली। गोलू के माथे पर पट्टी बांधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि लक्ष्मी ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर गोलू के लिए दवाई खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया। अब मैं जा रही हूँ। तुषार और रश्मि दोनों लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा,
हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आय को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार अगरहा करके उन्होंने उसे रोक लिया। लक्ष्मी भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन लक्ष्मी ने आग्रह किया। तुषार रश्मि उसके साथ गए। वहाँ एक साधारण वृद्धा आश्रम था, जिसके बरमेंट में लक्ष्मी का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वाले ने उन्हें बताया कि लक्ष्मी अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम में दान कर देती है और रात को जाग जाग कर और रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब तुषार रश्मि के मन में लक्ष्मी के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। लक्ष्मी के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गई। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष की, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। वो अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धा आश्रम में रह रही थी।